हेलो सुपर स्पीडस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई दिल को छू लेने वाली फिल्म हक के बारे में। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जहां हमारी मुलाकात होती है शाजिया बानो से, एक मासूम सी मजबूत और अपने हक के लिए खड़ी होने वाली लड़की। उसकी शादी तय होती है अब्बास खान से, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। अब्बास न सिर्फ बानो से प्यार करता था, बल्कि उसका पूरा ख्याल भी रखता था। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अब्बास कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा और मशहूर वकील है। एक दिन बानो अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि पड़ोसी का छज्जा उसकी जमीन में घुसा हुआ है। वो फैसला करती है कि गलत चीज गलत है और इसे सुधरना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो इसका विरोध करती है, पड़ोसी भड़क जाता है। पुलिस बुलाऊंगा मैं। बानो भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। इतना सुनते ही पड़ोसी जहरीले शब्द छोड़ देता है कि कैसी मुसलमान औरत है तू, जो गैर मर्द से बहस कर रही है। ये बात बानो के दिल पर गहरी चोट बनकर लगती है। पड़ोसी तुरंत अब्बास को फोन करता है और अब्बास जवाब देता है वो केस नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। पर अगले ही पल अब्बास आता है और पूरी गार्डन वाली जमीन बानो के नाम कर देता है। उस पल बानो की आंखों में गर्व था, खुशी थी, क्योंकि अब्बास सिर्फ उसका ख्याल नहीं रखता था, बल्कि उसके लिए खड़ा भी होता था। वक्त गुजरता है, बानो मां बनने वाली होती है, फिर एक बेटे को जन्म देती है। कुछ समय बाद एक बेटी भी होती है, लेकिन रिश्तों में वो पुरानी मिठास अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। अब्बास काम में इतना डूब चुका था कि बानो को वक्त देना ही भूल गया था। लेकिन बावजूद इसके बानो हर रोज कोशिश करती कि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। एक बार फिर वही पड़ोसी बानो को ताने मारने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे कुत्तों के साथ खेल रहे थे। वो कहता है ये सब इस्लाम में गुनाह है। दुखी होकर बानो अब्बास को फोन करती है, पर अब्बास गुस्से में कह देता है बार बार मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये शब्द बानो के दिल में किसी खंजर की तरह उतरते हैं। वो रूठ जाती है और सोचती है अब्बास आकर उसे मनाएगा, लेकिन जब अब्बास घर आता है तो मनाने की बजाय बैग पैक करने लगता है। बानो घबराकर पूछती है कहां जा रहे हो? अब्बास जवाब देता है प्रॉपर्टी के मामले में पाकिस्तान जाना है, 3 हफ्ते में लौट आऊंगा, तो अपना ख्याल रखना, तुम प्रेग्नेंट हो। और ये कहकर वो चला जाता है। बानो बार बार फोन करती है, पर हर बार कॉल अनसुनी रह जाती है। 3 हफ्ते नहीं, बल्कि 3 महीने गुजर जाते हैं। और जब अब्बास लौटता है तो बानो की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। लेकिन तभी वो देखती है अब्बास अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। और उसी पल बानो की दुनिया हिल जाती है। अब्बास की माँ कहती है अब्बास ने सायरा से दूसरा निकाह कर लिया है। ये लाइन बानो के कानों में किसी धमाके की तरह गूंज उठती है। वो टूट जाती है, चीख पड़ती है तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? अब्बास की मां सफाई देती है कि सायरा उसकी फूफी की बेटी है, उसकी शादी टूट चुकी थी, शौहर उसे मारता था, वो बेवा हो गई थी, तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसने अब्बास को कसम देकर उससे निकाह करवाया है। लेकिन ये सब सुनकर भी बानो का दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। वो सायरा को अपनाने से साफ इनकार कर देती है। जहां अब्बास की बहन बानो को समझाती है कि अगर उसने गुस्से में आकर अब्बास से झगड़ा किया तो वह सायरा के और करीब चला जाएगा, इसलिए उसे समझदारी से काम लेना होगा ताकि अब्बास हमेशा उसी के पास रहे। ये बात सुनकर बानो भारी दिल से सायरा को घर में आने की इजाजत दे देती है। रात को अब्बास बानो के पास आता है और नरमी से समझाता है तुम मेरी पहली बीवी हो और हमेशा खास रहोगी, फिक्र मत करो। सायरा से शादी मेरी मजबूरी थी, लेकिन मोहब्बत सिर्फ तुमसे है और हमेशा रहेगी। अब्बास की बात सुनकर बानो का टूटा दिल थोड़ा शांत तो होता है, मगर दर्द खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ सायरा बगीचे के आउट हाउस में रहने लगती है, ठीक वैसा ही जैसा अब्बास ने कहा था। अगले दिन से जब भी सायरा अब्बास का कोई काम करना चाहती, बानो उससे पहले ही वो काम कर देती, बिना कहे बिना जताए। पर उसके अंदर जल रही जलन साफ महसूस हो रही थी। फिर भी उसे सायरा पर तरस भी आता था, क्योंकि उसने भी बहुत दुख झेले थे। सायरा अब बानो को आपा कहकर बुलाने लगी थी और हमेशा उसके साथ नरमी और अदब से बात करती थी। एक दिन सायरा ने बानो से कहा कि उसे कुछ नई बेडशीट, परफ्यूम और दूसरी चीजें चाहिए। बानो उसे मार्केट ले जाती है, लेकिन जानबूझकर वो चीजें खरीदती है जो अब्बास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सायरा ये देख तुरंत समझ जाती है, उसकी आंखों में वो जलन उतर आती है। आप ये सब इसलिए ले रही हैं ताकि अब्बास मेरे पास ना आए, है ना? वो आगे कहती है मैं कोई खैरात नहीं हूं जो मुझे दया दिखाकर घर में रखा जाए। अब्बास मुझे आपसे पहले से जानता था और मोहब्बत भी मुझसे पहले करता था। बानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सायरा कहती है मेरी शादी और से हो गई थी, इसलिए अब्बास ने आपसे निकाह किया, पर जब मेरे शौहर की मौत हुई वो दोबारा मेरे पास लौट आया। अगर मैंने शर्त रख दी होती कि पहले बीवी को तलाक दो तभी मुझसे शादी होगी, तो वो यह भी कर देता। ये शब्द बानो के दिल पर किसी धारदार खंजर की तरह उतरते हैं।
घर लौटते ही वह अब्बास से भिड़ जाती है, पर अब्बास हमेशा की तरह सच मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बानो तड़प कर कहती है, वो तो ये तक जानती है कि तुम्हें किस रंग की ब्रा पसंद है। अब्बास झल्ला जाता है, मैं तुम्हें अपने हर काम का हिसाब नहीं दे सकता, चुप रहो। उस पल बानो समझ जाती है, अब्बास बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। रात को जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि अब्बास सायरा के कमरे में उसके साथ है। वो दृश्य उसकी रूह तक तोड़ देता है। फिर 1 साल गुजर जाता है। बानो एक और बेटे को जन्म देती है। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसके बच्चे हैं, क्योंकि अब्बास तो पूरी तरह सायरा की दुनिया में खो चुका है। घर में सब कुछ अब सायरा की मर्जी से होता। फिर भी बानो चुप रहती अपने बच्चों की खातिर। इसी बीच सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन बानो अब्बास को सरप्राइज देने उसके ऑफिस पहुंचती है, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। पर अब्बास को यह भी याद नहीं था। बानो झिझकते हुए कहती है, चलो ना आज एक फिल्म देखते हैं। लेकिन अब्बास बिना देखे जवाब देता है, बहुत काम है, मैं मुझे नहीं हो सकता। बानो फिर कहती है, कभी तो समय निकाल लिया करो। अब्बास गुस्से में उसे डांट देता है, जाओ यहां से, परेशान मत करो। उस पल बानो के सब्र की आखिरी डोर टूट जाती है। जिस आदमी ने कभी उसकी बात काटने नहीं दी, आज वही उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर चुका था। वह बिना कुछ कहे अपने बच्चों को साथ लेती है और मायके चली जाती है। थोड़ी देर बाद अब्बास को एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर घर पहुंचता है, पर वहां ताला मिलता है। उसे बताया जाता है कि बानो बच्चों को लेकर चली गई। दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन बानो की मां के पास अब्बास का फोन आता है, बच्चों के खर्च के लिए मैं हर महीने 400 रुपए भेज दिया करूंगा। और उधर बानो की आंखों में एक नया सूनापन जन्म ले लेता है। अब यह सब सुनने के बाद बानो भारी दिल से पूछती है, क्या अब्बास ने मेरे बारे में एक बार भी पूछा? लेकिन जवाब सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब्बास ने उसके बारे में एक शब्द तक नहीं पूछा था। इस बात ने बानो को अंदर तक तोड़ दिया। दूसरी तरफ बानो के पिता एक मौलाना थे और मायके में रहते हुए बानो ने चुपचाप सिलाई का काम शुरू कर दिया, ताकि बच्चों के लिए कुछ पैसे जुटा सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन अब्बास ने 400 रुपए भेजना भी बंद कर दिया। अब बानो के लिए अकेले 3 बच्चों की परवरिश करना असंभव सा हो गया था। उसने अब्बास से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे बंद हो चुके थे। थक हार कर मजबूरी में बानो फिर से अब्बास के घर पहुंचती है। अब्बास को लगता है कि बानो हमेशा के लिए लौट आई है, लेकिन बानो की आवाज में आत्मसम्मान की कड़क सच्चाई थी। मैं यहां तुम्हारे पास लौटने नहीं आई, मैं अपने बच्चों का हक लेने आई हूं। तुमने 400 रुपए भेजना तक बंद कर दिया। अब्बास ठंडे लहजे में कहता है, तुम अपनी मर्जी से गई थी, मैंने ना तुम्हें निकाला ना जाने को कहा। बानो तुरंत जवाब देती है, तुमने भले मुझे निकाला नहीं, लेकिन तुम एक बार भी मुझे लेने नहीं आए, एक बार भी मुझे रोकने तक नहीं आए। उसकी आवाज कांप कर भी मजबूत थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों का हक मांग रही हूं, वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी बच्चे हैं। पर अब्बास का जवाब बेरहम था, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा और तुम मुझसे इस तरह बहस नहीं कर सकती। अगर तुम नेक औरत हो तो तुम्हें अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए। अब बानो की आंखों में आंसू नहीं आग थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, बिना बताए दूसरी शादी की, और आज अपने बच्चों की जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन सबसे पहले एक मां हूं, और एक मां अपने बच्चों के हक के लिए चुप नहीं बैठती। यह कहकर बानो दरवाजा पार कर जाती है। बानो के पिता एक काजी के पास जाते हैं, लेकिन वहां से भी उनकी बेटी के हक में कोई आवाज नहीं उठती। काजी साफ कह देता है, वो खुद घर छोड़कर गई और अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। बानो के पिता समझ जाते हैं कि यहां न्याय की उम्मीद नहीं। वो बेटी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तू गलत नहीं है बानो, और अगर तेरे हक की लड़ाई की शुरुआत तुझे अकेले भी करनी पड़े तो भी मैं तेरे साथ हूं। यह सुनकर बानो की टूटी सांसों में नई ताकत भर जाती है। वह कोर्ट पहुंचती है, पर उसके पास कोई वकील नहीं होता। जज कहता है, केस दर्ज कराने से पहले आपको एक वकील चाहिए और बेहतर होगा कि यह मामला मुस्लिम कोर्ट में सुलझे। बानो जवाब देती है, मैं वहां भी गई थी, पर वहां कोई औरतों का साथ देने को तैयार नहीं। उसी वक्त एक बीना नाम की महिला वकील आगे आती है। अगर आपको एतराज नहीं तो मैं आपका केस लड़ूंगी। बीना के साथ उसका साथी वकील फराज भी खड़ा था। अब बानो अकेली नहीं थी। अब्बास के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत केस दर्ज हो जाता है। यह खबर सुनते ही अब्बास बुरी तरह बौखला जाता है। वो मेरे खिलाफ केस करेगी? सायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अब्बास का ईगो उसे देखने भी नहीं देता। इधर अब्बास की मां सायरा बानो को घर बुलाती है ताकि बात की जा सके। बानो के आते ही सायरा उसे समझाने लगती है कि यह घर का मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, हम सब इसे घर में ही सुलझा सकते थे। लेकिन बानो जवाब देती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रह बचा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में कड़वाहट। वह बानो को देखते ही कहता है, जो तुमने किया वो तो कर लिया और अब मेरी बारी है। और अगले ही पल बिना किसी झिझक के वह 3 बार तलाक 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 बोल देता है।
साथ ही 2,000 रुपए उसके सामने रख देता है और कहता है, ये रही तुम्हारी मेहर की रकम, आज से हमारा रिश्ता खत्म। बानो की सांस जैसे रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है। उसने लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया था, मगर इस झटके के लिए नहीं। अब्बास की माँ, उसकी बहन, सब उसे रोकते हैं। अब्बास, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन अब्बास किसी की नहीं सुनता और सबके सामने रिश्ता खत्म कर देता है। इसके बाद वह कहता है, सेक्शन 125 के तहत तुम मुझ पर तभी केस कर सकती थी जब तुम मेरी बीवी थी। अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने तुम्हें तलाक भी दे दिया, मेहर भी चुका दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं। यह सुनकर बानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय बाद उसकी दोस्त बीना उससे मिलने आती है। बानो टूटे मन से बताती है कि अब्बास ने उसे किस तरह गलत तरीके से तलाक दिया। वह समझाती है कि कुरान के अनुसार तलाक से पहले 3 महीने का समय दिया जाता है। परिवारों के बीच बातचीत होती है, समझाइश होती है और सबके सामने नियम के साथ तलाक दिया जाता है। लेकिन अब्बास ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बीना उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, अगर तलाक सही तरीके से हुआ ही नहीं तो तलाक हुआ ही नहीं और तुम अब भी अब्बास की पत्नी हो। और अगर तुम उसकी पत्नी हो तो वो तुम्हें खर्चा देने के लिए अब भी जिम्मेदार है। यह बात बानो के भीतर फिर एक उम्मीद जगा देती है। मामला अब हाईकोर्ट पहुंचता है, जहां अब्बास का दावा होता है कि उसने शरिया कानून के मुताबिक तलाक दे दिया है और अब बानो और बच्चों की जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती। लेकिन बानो की वकील बीना मजबूती से कोर्ट के सामने दलील रखती है। बानो को तलाक की सूचना नहीं दी गई, दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया गया, न ही 3 महीनों का वक्त दिया गया। अब्बास ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अब्बास ये सब सुनकर अचानक चुप खड़ा रह जाता है। यह देखकर बेला भी चौंक जाती है। फिर वह एक पुराने ऐतिहासिक केस का हवाला देती है, ताहिरा का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पत्नी को जीवन भर मेंटेनेंस मिलना चाहिए और इसी आधार पर वो बानो के हक की मांग करती है। कोर्ट फैसला सुनाती है, अब्बास को हर महीने बानो को 122 रुपए देने होंगे। रकम बहुत छोटी थी, लेकिन बानो के लिए यह पैसों की नहीं, उसके अधिकार की जीत थी। वह बस इतना चाहती थी कि सच्चाई दर्ज हो और वो जीत गई थी। लेकिन कहानी यही पलटती है। अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था, क्योंकि वह इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है। अगर वह हाई कोर्ट में जीत जाता तो शीर्ष अदालत नहीं जा सकता था, इसलिए उसने हार को अपनी रणनीति बनाया था। बेला यह समझ जाती है और बिना डरे घोषणा कर देती है, तुम सुप्रीम कोर्ट में लड़ोगे तो मैं भी वही खड़ी मिलूंगी। इधर गांव वाले बानो के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह अपने मजहब के खिलाफ जा रही है। गुस्से में वे उसके घर पर हमला भी कर देते हैं। बानो समझ जाती है कि अब वो यहां सुरक्षित नहीं और उसकी वजह से उसके परिवार को और तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। वह एक बड़ा फैसला लेती है। उसे याद आता है कि बगीचे वाली जमीन जहां आउट हाउस बना हुआ है, अब्बास ने खुद उसके नाम की थी। बस फिर क्या, वह अपने बच्चों का हाथ थामती है और सीधे वही शिफ्ट हो जाती है। और अब्बास चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जमीन अब उसकी नहीं, बानो की थी। यह सब देखकर सायरा अब्बास को समझाने लगती है कि अब बस करो, ये लड़ाई बढ़ाना बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। लेकिन अब्बास के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। थक हार कर सायरा बानो के पास जाती है और सवाल करती है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? बानो जवाब में उसे उसकी ही कहानी याद दिलाती है। जब तुम इस घर में नई नई आई थी, मैंने तुम्हें सम्मान दिया, अपनाया, लेकिन जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुमने अब्बास का सच मेरे सामने रख दिया। यह जानते हुए भी कि इससे हमारे रिश्ते टूट सकते हैं, घर में आग लग सकती है, फिर भी तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें सम्मान चाहिए था। आज मैं भी वही कर रही हूं। सायरा, मुझे भी इज्जत चाहिए। मैं अब्बास से बेहद प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ प्यार रिश्ता नहीं चलाता, रिश्ता सम्मान से चलता है, और मैं इसी सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूं। सायरा यह सुनते ही खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार बानो की पीड़ा और जंग दोनों समझ आ चुके थे। उस दिन के बाद से सायरा बानो का सहारा बन जाती है। इसी बीच बानो पर एक और पहाड़ टूटता है। उसके पिता की मौत हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने बस एक ही बात लिखी थी कि बानो सही है, अपने हक की लड़ाई कभी मत छोड़ना। इन शब्दों को पढ़कर बानो फूट फूट कर रो पड़ती है। उधर अब्बास भी पहली बार टूटता हुआ दिखाई देता है। उसका अपना बेटा उससे नफरत करने लगा था, बात तक नहीं करना चाहता था। उसके दिल में तो दर्द था, लेकिन उससे भी बड़ा था उसका ईगो, और इसी अहंकार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। अब्बास कोर्ट में खड़े होकर भावुक मगर तीखे स्वर में बोलता है, हर बार हमारा कानून बदलने की कोशिश की जाती है। पार्टीशन सिर्फ एक धर्म की गलती से नहीं हुआ था, दोनों तरफ से दर्द था। लेकिन जब देशभक्ति साबित करने की बात आती है तो कटघरे में सिर्फ मुसलमान खड़े कर दिए जाते हैं। वो आगे कहता है, हमारे कानून के हिसाब से मामला बहुत सीधा है। मैंने तलाक दे दिया, जिम्मेदारी खत्म। फिर भी यह केस यहां तक लाया गया। मतलब साफ है,
हमारे धर्म, हमारे कानून, हमारे कल्चर की तौहीन की जा रही है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर बानो उठती है और निडर आवाज में कहती है, बचपन से हमें कुरान पढ़ना नहीं, कुरान सुनना सिखाया जाता है। लोग बताते हैं कि उसमें क्या लिखा है, जबकि कुरान खुद कहता है कि उसे पढ़ो, समझो और जानो। तो फिर कोई मौलवी मेरे लिए ये क्यों तय करता है कि मुझे क्या मानना है? जब कुरान खुद पढ़ने को कहता है तो ये लोग उसे अपने हिसाब से बदलकर हम पर क्यों थोपते हैं? यह लड़ाई ना हिंदू के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ। यह लड़ाई एक औरत के हक की है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक भारतीय औरत हूं। कानून मेरे लिए भी वही होना चाहिए जो एक आम भारतीय के लिए है। जब देश में कोई कत्ल होता है तब कानून यह नहीं कहता कि आरोपी किसी अलग धर्म का है, इसलिए फैसला अलग होगा। तो फिर मेरे लिए कानून अलग क्यों? कोर्ट रूम में माहौल भारी हो जाता है। बानो आगे कहती है, मेरे अब्बू ने मेरा नाम प्यार से रखा था, लेकिन अगर आज मुझे मेरा हक नहीं मिला तो लोग यही कहेंगे कि बानो गलत थी, और कल कोई बाप अपनी बेटी का नाम बानो रखने से डरेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। कई बार सोचा कि सब खत्म कर दूं, लेकिन फिर डर लगता कि अगर कल मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ या मेरा बेटा किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे, तब मैं किस मुंह से उसे रोकूंगी? हर दिल उसकी आवाज सुन रहा था। और फिर जज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। यह फैसला किसी धर्म, किसी समाज, किसी समुदाय के लिए नहीं, यह फैसला एक भारतीय महिला के न्याय का है। हाईकोर्ट का निर्णय सही है। बानो को 122 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, और यह भत्ता जीवन भर मिलेगा। यह फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के मूल सिद्धांत इंसाफ और सम्मान को आधार मानकर लिया गया है। बानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, जीत के आंसू थे। 10 साल इंसाफ मिलने में उसे पूरे 10 साल लगे थे, लेकिन आखिरकार वो जीत चुकी थी। 1985 में केस जीतने के बाद बानो ने अपनी जिंदगी एक नए मकसद को समर्पित कर दी। वह लड़कियों को कुरान पढ़ाना और समझाना सिखाने लगी, ताकि कोई और औरत उसके जैसी लड़ाई अकेले न लड़े। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी हक फिल्म की कहानी। अगर आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।